किसी का ये नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं। तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। इंजन के पास बगी में था। जब 6:55 तक शायद टाइम में एक बड़ा साउंड हुआ, जिसके बाद मेरा सेंस चला गया था। स्थिति क्या है? स्थिति अभी उसका सेंस नहीं है, अभी तक 24 घंटा हो गया। डॉक्टर बोलने सही हो जाएगा, आईसीयू में है अभी। आपने इन आवाजों को सुना, इन चीखों को, इन आंसुओं को। हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में अपनी तरक्की के ढोल पीटते हैं और हमारे नेता विकास के नगाड़े बजाते नहीं थकते। इन सब बातों में कोई बुराई नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत जब सियासी दावों से अलग होती है तो कई बार बेहद अफसोसजनक मंजर सामने आते हैं। बालासोर में 288 परिवारों के उजड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। वो हर भारतीय की आंखों को नम कर रही हैं। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। बालासोर का हादसा कई सवाल खड़े करता है। क्या आप जानते हैं, मैं आज हम उन सारे जरूरी सवालों को उठाएंगे और उनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको एनिमेशन के जरिए, तस्वीरों के जरिए ये दिखाते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। ये आपको तस्वीरों के जरिए हम समझाएंगे। आपको सामने से नजर आ रही है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि आ रही थी अप लाइन पे। ये अप लाइन पर कोरोमंडल ट्रेन आ रही है और वहां पर जो ओडिशा का बालासोर स्टेशन है, वहां पे महागंगा बाजार स्टेशन के लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। हम ये वापस से आपको दिखाते हैं कि ये वहां से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये अप लाइन से आ रही थी। यहाँ मालगाड़ी खड़ी थी जो लूप लाइन पे खड़ी थी। आपको बताएं कि जो लूप लाइन होती है वो जब किसी ट्रेन को पास करवाना होता है तो जिस गाड़ी को रोकना होता है उसको लूप लाइन में रोक देते हैं। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो अप लाइन से आ रही थी वो खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा जाती है और उसके कोचेस जो हैं वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके लगभग 15 से ज्यादा कोच डिरेल हो जाते हैं। जब डिरेल हो जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से डाउन लाइन से भी यशवंतपुर हावड़ा आ रही थी। वापस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये बालासोर स्टेशन आपको नजर आ रहा है, अप लाइन से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आ रही है। आपको तस्वीरों जरिए सिखाते हैं। और जब ये ट्रेन आगे से आ रही थी तो सामने ही लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रैक से उसी दिशा में जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कोरोमंडल ट्रेन का जो इंजन है वो मालगाड़ी पर चढ़ गया और इसकी कई बोगियों, जो कई बोगी हैं वो पटरी से उतर गई। आप नजर आ रहे होंगे, ये सब डिरेल हो गई। बहुत तेज में था। जो बता रहे हैं कि जो कोरोमंडल ट्रेन की रफ्तार थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, तो समझ सकते हैं कितनी तेज जो है वो टकराव हुआ होगा। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की कई बोगियां जो है पटरी से उतर गई, इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। तभी दूसरी ओर से अलग ट्रैक से तेजी से आ रही थी विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट। ये जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो पूरी निकल चुकी थी, लेकिन उसकी 2 आखिरी बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरी हुई बोगियों से टकरा गई। टक्कर बेहद तेज थी और इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस की करीब 15 बोगियां तो वहीं यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट की 2 बोगियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और ये तगड़ा कोलाइजन हुआ। एक लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अप लाइन से आ रही थी, वो मालगाड़ी से भिड़ गई और कई उसकी बोगियां नीचे उतरी। और जब वहां से हावड़ा वाली जो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी विश्वेश्वरैया वो आ रही थी, उसके भी जो पीछे की 2 बोगियां टकराई उससे और वो भी उसके भी कई जो बोगियां डिरेल हो गई और अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। अब आपको जरा ये रूट मैप दिखाते हैं कि गाड़ियां कहां आ रही थी और कहां की तरफ जा रही थी। मालगाड़ी जो है वो लूप लाइन पर खड़ी हुई थी। आप ये देख सकते हैं कि बालासोर आपको नजर आ रही होगी, आ रहा होगा। ये जो मालगाड़ी लूप लाइन पे खड़ी थी, जैसा हमने बताया, लूप लाइन जब किसी दूसरी गाड़ियों को पार करवाना होता है तो जिस गाड़ी को रोकना होता है तो लूप लाइन पर खड़ा कर देते हैं। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो शालीमार से होते हुए बालासोर
भुवनेश्वर से विजयवाड़ा और चेन्नई तक जाती है। ये पूरा उसका रूट मैप है। इसको चेन्नई तक जाना था और ये शालीमार से शुरू होती है। इसके अलावा जो विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस थी, ये बेंगलुरु तिरुपति होते हुए भुवनेश्वर बालासोर और फिर ये हावड़ा तक जा रही थी। ये इसका रूट मैप है। अब आगे बात करते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में कितने यात्री सवार थे, जिसमें से 288 की जैसे हम बता रहे हैं कि मौत हो गई है। जो 2 यात्री ट्रेनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन दोनों में करीब 3500 यात्री मौजूद थे। जहां तक कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात है तो उसमें 5 स्लीपर कोच हैं और हर कोच में 80 यात्री सवार थे। स्लीपर कोच में कुल 400 यात्री, थर्ड एसी की 9 बोगियां थी, उसमें लगभग हर कोच में 72 यात्री थे। थर्ड एसी में कुल 650 के करीब यात्री थे। सेकंड एसी कोच के 2 कोच हैं, उसमें लगभग 104 यात्री थे और एसी फर्स्ट में लगभग 24 यात्री सवार थे। और जहां तक जनरल बोगी की बात है तो उसमें 2 कोचेस हैं जिसमें करीब 500 लोग सवार थे। ऐसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस में कुल 1756 यात्री सवार थे। वहीं विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस में स्लीपर के 7 कोचेज हैं। इन 7 कोचेज में लगभग, इसमें भी 80 यात्री यानी कुल लगभग 560 यात्री सवार थे। 8 कोच थर्ड एसी के हैं जिसमें हर कोच में 72 यात्री सवार थे। लगभग इसमें 576 यात्री थे और एसी सेकंड में लगभग 104 यात्री इसमें सवार थे। और जहां तक जनरल बोगी की बात है तो इसके 2 कोचेस हैं जिसमें करीब 500 लोग सवार थे। ऐसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस में कुल 1744 यात्री सवार थे। तो अब सबसे अहम सवाल कि ये रेल हादसा हुआ कैसे, किन कारणों की वजह से ये रेल हादसा हुआ है। कुछ 3 बड़े सवाल हैं जो आप जानते हैं, मैं उठा रहे हैं। पहला सवाल कि क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल मिला, कैसे वो सामने खड़ी हुई लूप लाइन पर मालगाड़ी से जाके टकरा गई, तो क्या गलत सिग्नल मिल गया, इस वजह से इतना भीषण हादसा हो गया। दूसरा सवाल जो हादसे की वजह है, हो सकता है क्या ऐन मौके पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रैक बदल दिया गया, ये एक वजह हो सकती है। और एक जो वजह है जिसको ऐसा लग रहा है कि मंत्री हो चाहे वो रेलवे एक्सपर्ट हो, जिसको रूल आउट कर रहे हैं पर पूरी तरीके से रूल आउट नहीं कर रहे हैं, क्या टूटी हुई पटरी की वजह से हुआ हादसा, क्या पटरी टूटी हुई थी इस वजह से कोरोमंडल ट्रेन जो है वो जाकर के मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई जो वहां पर खड़ी थी लूप लाइन में। तो ये 3 वजह हैं। इन 3 अहम सवालों पर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिस्टम के पूर्व अधिकारी शशि भूषण राय साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने पूरा जो है, हम जो कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों को समझाने की कि किस वजह से पूरा रेल हादसा हुआ। कोरोमंडल ट्रेन आ रही थी, रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी, लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। सर जो जितना आप समझते हैं, क्योंकि वो जांच तो चल रही है, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये हादसा हुआ, सिग्नल नहीं मिला, एंड टाइम पे ट्रैक चेंज हुआ या पटरी क्षतिग्रस्त थी? ये कई सवाल जो लोगों के जहन में आ रही हैं, आप लोगों को कैसे समझाएं? सौरभ जी, सामान्य स्थिति में जी एक ट्रेन आ रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जी तो वो गाड़ी सीधी लाइन पर ही जाएगी जी। उस गाड़ी को आप लूप लाइन में नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो डिरेल होगी ही जी। और अगर लूप लाइन बनाया हुआ होगा तो उसका सिग्नल कभी भी सीधी लाइन का उसको नहीं मिलेगा पूरी स्पीड से जाने के लिए जी। मैंने अपने लंबे प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा होता जी कि वो गाड़ी पूरी स्पीड से आ रही है तो सीधी लाइन पर ही जाना ही जाना, उसीलिए सीधी लाइन होती है वो जी। जिस गाड़ी को वहां रुकना नहीं है, आगे जाना है, पूरी स्पीड से वहां निकले जी। इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही थी, मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूं क्योंकि मैं तो यहाँ हूं जी। दुर्घटना बालासोर में हुई है। तो फुल स्पीड से आती ट्रेन अगर जा रही थी सीधी तो उसको सिग्नल मिला होगा सीधे जाने का अवश्य जी।
और नहीं तो ड्राइवर जरूर गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, जैसा नियमतः आवश्यक है उसके लिए। जी और एक बात याद रखें, दुर्घटना होने पर ड्राइवर और उसके साथ के लोग, उनकी जान भी खतरे में पड़ती है पूरी तरह से। जी बिल्कुल। और अगर गलती उससे हुई है और वो दुर्घटना में बच गया तो जांच में जिम्मेवारी उसके ऊपर आ सकती है कि आपने स्पीड कम क्यों नहीं की, अगर करना रिक्वायर्ड था वहां पर जी तो फिर बहुत बड़ी आफत उसके लिए। इसलिए ड्राइवर कभी भी जानबूझकर इस तरह की का कार्य नहीं कर सकता। जी सर, ये बताइए कि इसमें आपने कहा कि सिग्नल मिला होगा तभी इतनी तेज जो है रफ्तार में ड्राइवर ट्रेन को लेके जा रहे थे। तो क्या मतलब फिर क्या आपको लगता है, जो अभी जो जितने तथ्य हमें पता है उतने ही उसी तथ्यों के हिसाब से, चूंकि आप उसमें एक वक्त बहुत एक्सपर्ट थे, समझते हैं कि क्या वजह रही होगी कि ड्राइवर अपने आप तो जाके नहीं मालगाड़ी में घुसेड़ देगा? क्या सिग्नल दे करके सिग्नल फिर वापस ले लिया गया? क्या अंत में रेलवे ट्रैक चेंज हो गया? क्या रेलवे ट्रैक चेंज होने की भी एक वजह हो सकती है? क्या लगता है आपको जो प्राइमा फेसाई समझ में आता है? जो रेलवे के स्टेशन का वर्किंग सिस्टम है, जो अब से मैंने देखा है, 40 साल पहले से भी देखा हुआ है, अभी भी, उसमें एक बार सिग्नल दे दिया गया है तो ट्रैक को चेंज करना संभव नहीं है। इंटरलॉकिंग प्रिवेंट करता है उसको पूरी तरह से, अनलेस कि वो फॉल्टी हो गया हो, जो बड़ा रेयर है, बहुत ही रेयर। तो सिग्नल दिया गया है तो पॉइंट बदलना नॉर्मल कोर्स में संभव नहीं देखा मैंने कभी होते अपने अनुभव। इसलिए जब तक इस दुर्घटना की विधिवत जांच नहीं हो जाती, इन चीजों के बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे। और इसकी जांच तो आदेश हो ही गए हैं, और वो इसकी जांच, इस तरह के सारी अनयूजुअल इंसिडेंट्स, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जांच करने के प्रावधान रेलवे की नियमावली में, रेलवे के मैनुअल्स में, जी रेलवे एक्ट के तहत पूरी तरह बने हुए हैं। वो जांच होगी ही, जैसे ही यहाँ से जांच चल रही है होगी, लोगों को जांच। हाँ बिल्कुल सर। तो जांच उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ जी होगा मोस्ट लाइकली वहां। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना बताया। तो सर बता रहे थे कि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि सिग्नल दे करके वापस ले लिया जाए और अंत में ट्रैक चेंज कर दिया जाए। तो एक बहुत विचित्र तौर पर ये पूरी जो दुर्घटना हुई है, इसे कारणों का पता बाद में चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिग्नल चेंज हुआ एंड टाइम पर, इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन डिटेल रिपोर्ट आएगी।